और बेहतरीन सेशन लेकर के चलते चल रहे हैं हमारा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछले सेशन में हमने डीएनए के अंदर छुपी हुई कुछ गहराइयों को जाना। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर समझा, वाटसन एंड क्रिक का कंट्रीब्यूशन, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड्स होते हैं वो एंटी पैरेलल है, 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। एक एनालॉगस सिचुएशन आपको देकर के मैंने समझाया था कि जैसे आप किसी डुप्लेक्स मकान की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और आपने जो रेलिंग को दोनों तरफ जो रेलिंग है अपने हाथों से पकड़ा, ऐसे ऐसे आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, तो इसी तरह से डीएनए के ये दो स्ट्रैंड्स जो है वो अरेंज्ड है। जब हम डायग्राम बनाते हैं 2 डायमेंशनल डायग्राम्स, तो वो तो अलग तरह से बन जाते हैं। हमने ये जाना कि भाई शुगर एंड फॉस्फेट का बैकबोन है। शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोज। फॉस्फेट अटैच्ड है उसके साथ, है ना। शुगर फॉस्फेट के बैकबोन के साथ जो नाइट्रोजनस बेसेस है वो अंदर की तरफ अरेंज है और प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स है नाइट्रोजनस बेसेस। हमने ये भी जाना था कि ए टी के साथ जुड़ता है और सी जी के साथ जुड़ता है। एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड गुआनिन। प्यूरीन्स और पिरिमिडीन्स जुड़ते हैं, प्यूरीन और प्यूरीन नहीं जुड़ते। पाइरिमिडीन और पाइरिमिडीन नहीं जुड़ते। डबल बॉन्ड्स कहां है हाइड्रोजन के और ट्रिपल बॉन्ड्स कहां है ये भी हमने समझा। मतलब मोटे तौर पे हमने डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया था। आप में से बहुत से बच्चों ने तो ड्रॉ भी करा होगा, आई एम श्योर अबाउट दिस। फिर हमने जाना कि इस धरती पे आज से करोड़ों साल पहले जब जीवन की शुरुआत हुई, जब लाइफ ओरिजिनेट हुई, तो पहले डीएनए बना था या आरएनए बना था, है ना। इस मिस्ट्री को हमने सॉल्व करा कि भाई पहले आरएनए बना था, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सिंपल है स्ट्रक्चर। राइबोज शुगर है, पहले राइबोज शुगर आई होगी, फिर उसकी डीऑक्सी फॉर्म डीऑक्सीराइबोज आई होगी। कुछ आरएनएस ऐसे होते हैं जो एंजाइम्स का काम भी करते हैं और उन आरएनएस को क्या कहा जाता है? कैन यू टेल मी? आरएनएस व्हिच फंक्शन एज एंजाइम्स, दे आर कॉल्ड राइबोजाइम्स। तो भाई आरएनए में कैटालिटिक एक्टिविटी भी है। आरएनए कुछ रिएक्शंस को कैटालाइज कर सकता है, तो आरएनए से डीएनए बना होगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब आरएनए से डीएनए बन जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम चाहिए इसके लिए, अदरवाइज तो हम जानते हैं भाई डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं। यहां हम आरएनए से डीएनए की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत में जो जेनेटिक मटेरियल रहा होगा आज से करोड़ों साल पहले, वो आरएनए होगा। अब सवाल ये उठता है कि फिर आरएनए से डीएनए ने ये फंक्शन टेक ओवर क्यों कर लिया और इसका क्या फायदा था? आज की डिस्कशन हम यहीं से शुरू करेंगे। मैंने आपको पिछले सेशन का एक रिकैप दे दिया, आपको याद भी हो गई चीजें, रिवाइज हो गई। तो कागज कलम तैयार रखिएगा, एक पॉजिटिव सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक ज़ील के साथ आज के सेशन का आगाज करते हैं। माय गुड विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। चलिए, क्या हेडिंग है हमारा? ऑल माय राजा बेटा एंड रानी बेटियां, व्हाई डिड डीएनए बिकम आवर जेनेटिक मटेरियल एंड नॉट आरएनए? ऐसी क्या खास बातें हैं डीएनए में कि इसने जेनेटिक मटेरियल का फंक्शन आरएनए से टेक ओवर कर लिया? तो सुनिए भाई, डीएनए आरएनए के मोटे-मोटे डिफरेंसेस जो है और सिमिलैरिटीज जो है वो दोनों देख लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेट करता है, इट जनरेट्स अ रेप्लिका। डीएनए प्रोवाइड्स द स्कोप फॉर स्लो चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। जब डीएनए रेप्लिकेट करे, उस रेप्लिकेशन की प्रक्रिया में गलती होना जरूरी है। व्हेन आई से गलती मींस एरर मींस मिस्टेक, तो मैं किस चीज को हिंट कर रहा हूं बताइए? जब मैं डीएनए की रेप्लिकेशन में मिस्टेक की बात कर रहा हूं कि गलती हो जानी चाहिए, तो इससे क्या मतलब है? राइट, यू गॉट इट राइट। इससे मेरा मतलब है म्यूटेशन, राइट। और ये म्यूटेशन क्यों आवश्यक है? म्यूटेशन से ही तो वैरायटी आई। म्यूटेशंस आर द अल्टीमेट सोर्स फॉर वेरिएशंस। और अगर वैरायटी होगी बेटा तभी तो इवोल्यूशन होगा, राइट। ये इवोल्यूशन हमने आगे डिटेल में करना है। जेनेटिक्स के बाद अगला कांसेप्ट हम इवोल्यूशन का ही पढ़ेंगे, तो मोटे तौर पे याद रखिएगा, वेरिएशंस प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशंस इज म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब मिस्टेक इन द डीएनए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। डीएनए स्ट्रक्चरली एंड केमिकली ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आरएनए। अब देखिए यहां पे हमने क्रॉस लगा दिया आरएनए के लिए। मैं डीएनए और आरएनए को कंपेयर कर रहा हूं, पहले दोनों पॉइंट्स कंपेयर हो गए, राइट। थर्ड पॉइंट में मैंने कहा कि डीएनए स्ट्रक्चरली केमिकली ज्यादा स्टेबल है, आरएनए नहीं है। डीएनए जो है इट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डीएनए के एक शॉर्ट सेगमेंट को जीन कहते हैं हम, जिसे पहले फैक्टर कहा गया था। मेंडल उन फैक्टर्स की फिजिकल प्रेजेंस नहीं दिखा पाए। क्लियर हो गया? दैट व्हाई डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज अ बेटर कैंडिडेट फॉर बीइंग जेनेटिक मटेरियल एज कंपेयर टू आरएनए। तो यानी हमारे विजेता जो है, स्पॉटलाइट जिनके ऊपर डाली जा रही है, वो है डीएनए। ऐसी ही कुछ स्पॉटलाइट आपके ऊपर भी होगी जब स्टेज पे आप अपनी एमबीबीएस की डिग्री सम्मानपूर्वक लेने जाएंगे। वो लम्हे ही कुछ और होंगे। जरा इमेजिन करके देखिए कि जब वो वाली फोटोग्राफ आप अपने सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे, तो चारों तरफ से कांग्रेचुलेशंस की जैसे बाढ़ सी आ जाएगी। यस, अपने अंतर मन से हमेशा ये कहते रहिए कि हमें एक वर्ल्ड फेमस डॉक्टर बनना। हम लोग हैं ना आपके साथ, बिल्कुल बनेंगे आप। चलिए आज के सेशन में और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैथमेटिक्स हो जाए। मैथमेटिक्स इन द सेंस थोड़ी सी कैलकुलेशन। अगर आप याद करें, पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि एक में कितने बेस पेयर्स होते हैं, फिर हमने जाना था हेलिक्स की पिच कितनी है, हेलिक्स का डायमीटर कितना है। उन्हीं कुछ बेसिक वैल्यूज को लेकर के कुछ और बातें हम समझते हैं। चलिए, आपको याद होगा जब हमने सेल के बारे में पढ़ा था, दैट सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया के उदाहरण लेकर के हमने पढ़ा। अब आप देखिए कि अगर हम बात करें कि डीएनए का जो ओवरऑल साइज जो है, जो लंबाई है, वो एक प्रोकैरियोटिक सेल में इट्स 1.4 mm, एंड अगर हम एक प्रोकैरियोटिक सेल का जिक्र करें 2 × 10⁻³ mm। अजीब लगता है? सेल इतना छोटा और डीएनए इतना बड़ा, कैसे संभव होगा कि एक इतना लंबा धागा एक इतनी छोटी सी जगह में एडजस्ट हो जाए, फिट हो जाए? यानी किसी तरीके से तो उस डीएनए को अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा, भाई फोल्ड होना पड़ेगा या कॉइल होना पड़ेगा, तभी तो कम जगह में वो एडजस्ट हो जाएगा। ये आप कुछ ऐसे समझ लीजिए कि एक माचिस की डिब्बी है, छोटी सी मैच बॉक्स जिसे हम कहते हैं ना, माचिस की तीली रखने वाली जो माचिस की डिब्बी है। मैं आपसे कहूं कि इतनी लंबी रस्सी जो है आप उसमें डाल दीजिए, आप कहेंगे सही कैसे पॉसिबल है ना? तो कॉइल तो करना पड़ेगा, फोल्ड कर करके किसी तरह से उसमें फिट होगी।
ऐसा ही कुछ डीएनए और ओवरऑल सेल के साथ है। ध्यान से सुनिएगा बेटा। डीएनए इन अ प्रोकैरियोटिक सेल इज 80 टाइम्स द साइज ऑफ द सेल। उस सेल के साइज के मुकाबले 80 गुना ज्यादा बड़ा है, 80 टाइम्स ज्यादा है। दैट इज स्ट्रेंज। देखिए, है ना, 80 टाइम्स मोर। देख पा रहे हैं अभी करके संख्या बढ़ती जा रही है। सो आपको एक तरह से इंडिकेट किया गया है, समझाया गया है कि कितना बड़ा है प्रोकैरियोटिक सेल में डीएनए सेल के ओवरऑल साइज के मुकाबले। तो कैसे एडजस्ट होगा देखते हैं। इन प्रोकैरियोट्स नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन अ सेल इज 4.7 into 10 raised to power 6। प्रोकैरियोटिक सेल में बेस पेयर्स की जो संख्या है वो है 4.7 into 10 की पावर 6। डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट बेस पेयर्स 0.34 mm। ये भी ध्यान रखना है आपको, ये भी याद रखना है, ये वाली बात भी याद रखनी है। डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बेस पेयर्स इज 0.34 mm। तो यानी टोटल लेंथ ऑफ डीएनए हम सिंपली इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। सो इट कम्स आउट टू 1.6 mm, है ना। डीएनए की लंबाई इतनी हो। अब उस सेल के अंदर एडजस्ट कैसे करेंगे देखते हैं जी कैसे करेंगे। इसके लिए डीएनए का पैकेजिंग होना जरूरी है। ये शब्द ध्यान रखिएगा बेटा, नोट कर लीजिए अपने नोट्स में। हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स। फिर मैं आपको यूकैरियोट्स के बारे में भी बताऊं, है ना। अभी हम प्रोकैरियोट्स का जिक्र कर रहे हैं कि यहाँ पे जो डीएनए वो कैसे पैकेज्ड है, किस प्रकार से वो छोटी सी जगह में समा जाता है। देखते हैं स्क्रीन पे क्या है हमारे लिए। जीनोमिक डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन लार्ज लूप्स हेल्ड बाय स्पेशल प्रोटीन्स। जीनोमिक डीएनए जो है वो इस प्रकार से ऑर्गेनाइज्ड है कि बड़े बड़े लूप्स बन जाते हैं। उसके लूप समझते हैं ना, बड़े बड़े लूप्स बन जाते हैं जो कि किस प्रकार से स्टेबलाइज्ड है, व्हिच आर हेल्ड टुगेदर बाय स्पेशल प्रोटीन्स। व्हाट आर दोस प्रोटीन्स कॉल्ड? न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, शॉर्ट में NAPS, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। प्रोकैरियोट्स का जिक्र हो रहा है। सेकंड पॉइंट देखते हैं जी, NAPs फुल फॉर्म बताएं, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स। दे आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स, लाइसिन, आर्जिनिन। ये बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, तो नाम तो याद रखने पड़ेंगे मेरे बच्चे, लाइसिन एंड आर्जिनिन। न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड्स हैं, लाइसिन है, आर्जिनिन है। ओके, डीएनए पे कैसा चार्ज होता है? डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। फॉस्फेट है ना उसमें, फॉस्फोरिक एसिड जो कहते हैं। सो डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ये नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए बाइंड कर जाता है टू द पॉजिटिवली चार्ज्ड NAPs टू फॉर्म न्यूक्लियोइड। जो जीनोमिक डीएनए है प्रोकैरियोट्स का, वो किससे बाइंड कर रहा है? NAPs के साथ, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, जहां पे हमने देखा कि भाई उनमें बेसिक अमीनो एसिड्स हैं, लाइसिन है, आर्जिनिन है। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, ये ध्यान रखिएगा। डीएनए इज पैकेज्ड कॉम्पैक्टली इनसाइड अ प्रोकैरियोटिक सेल ड्यू टू सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, सुपर कॉइलिंग ऑफ डीएनए हो जाता है। क्लियर हुआ ना? राइट, मोटी मोटी बात हमने यहां पे क्या पढ़ी है। डीएनए का साइज बड़ा है, सेल का साइज छोटा है। छोटी जगह में बड़ी चीज को फिट करना है तो उसको कॉइल करना पड़ेगा, लूप करना पड़ेगा। जैसे धागा हम लपेट देते हैं एक दूसरे के ऊपर करके छोटा सा अपने गोला बना दिया एक, और उसमें NAPs, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं जो कि स्टेबलाइज कर रहे हैं उसे। और उनमें कौन से अमीनो एसिड्स हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन। डायग्राम देखें एक बार, चलो राजा बेटा ये बात ध्यान रखिएगा। डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज। व्हाई डीएनए हैज नेगेटिव चार्ज? फॉस्फोरस याद कर लीजिए, ठीक है। NAPs have positive charge, nucleoid associated proteins they have positive charge। ये हमने प्लस का साइन बना के इंडिकेट करा है ना, ये प्लस का साइन, ठीक है जी। न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स, इज इट क्लियर? नाउ अब आप देख सकते हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर किस प्रकार से डीएनए का सुपर कॉइलिंग हो रखा है। कैन यू सी लूप्स बनी हुई है और बीच-बीच में ये न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स हैं, NAPs। सो दिस इज हाउ द डीएनए इज अरेंज्ड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंसेस हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन इज कि जो समस्या प्रोकैरियोट्स के साथ आ रही है कि एक छोटी सी जगह में इतने लंबे डीएनए को कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे, है ना, तो वही समस्या तो फिर यूकैरियोट्स के साथ भी होगी। और भाई यूकैरियोट्स में तो फर्दर जो है न्यूक्लियस है सेल के अंदर, और न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो इनकी समस्या तो और ज्यादा बड़ी होगी। तो देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स ने इस समस्या का समाधान किस प्रकार करा। यूकैरियोट्स में नंबर ऑफ बेस पेयर्स इन द सेल इज 6.6 into 10 raised to power 9। The distance between adjacent base pairs 0.34 mm। So the total length आप कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। अब आप हैरान होंगे भाई ये तो और ज्यादा हो गई लंबाई, 2.2 meters m। स्ट्रेंज, इतना छोटा सा सेल, इतना लंबा धागा, कैसे एडजस्ट होगा उसमें? देखते हैं जी कैसे एडजस्ट होगा। सो आप देख सकते हैं सेल के अंदर न्यूक्लियस, राइट, और टोटल लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 मीटर। इमेजिन, इसका मतलब है न्यूक्लियस के चारों तरफ पता नहीं कितने हजार लाख बार उस डीएनए को आप लपेट सकते हैं, है ना। इतना डिफरेंस आगे साइज। कैसे इस समस्या का समाधान किया है यूकैरियोट्स ने? लेट्स सी दैट। सो हम देख रहे हैं डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स। पहले हमने क्या देखा था? डीएनए पैकेजिंग इन प्रोकैरियोट्स, जिसमें NAPs थे, न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स व्हिच आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड्स लाइक लाइसिन एंड आर्जिनिन। ऐसे कुछ एसिडिक अमीनो एसिड के नाम बताओ जल्दी से। एसिडिक अमीनो एसिड के नाम बता सकते हैं जिसके नाम के आगे एसिड लगा होगा? ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं। हम यहां पे बेसिक की बात कर रहे थे, लाइसिन एंड आर्जिनिन की। सो देखते हैं डीएनए पैकेजिंग यूकैरियोट्स में किस तरह से होता है। सुनिए, गौर से सुनिएगा। जीनोमिक डीएनए इन यूकैरियोट्स, इट इज हेल्ड टुगेदर बाय पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन्स। वहां पे NAPs थे, यहां पे क्या है बेटा जी? हिस्टोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट। ध्यान रखिएगा, यूकैरियोट्स में हम जिक्र कर रहे हैं। सो हिस्टोन्स ना अलग अलग तरह के होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन का नाम है, पॉजिटिवली चार्ज है ये, और ये कितने प्रकार के? देखो गौर से देखो, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स, 5 तरह। कितने तरह के? 5 तरह। अब कौन कौन से नाम है? H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। चलो मैं लिख देता हूं। हिस्टोन्स हैं H1, H2A, H2B। तो जो H1 के बाद H2 आता है ना, उसमें फर्दर 2 टाइप्स कर दिया हमने, 2A and 2B, एंड देन H3 एंड देन H4। ठीक है, पहले से H1 2 3 4, और जो 2 है उसके फिर 2 कर दो, H2A and H2B। Histones, they are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer। Very very important। ये जो 4 histones है ना, इसमें से H1 को अलग कर दीजिए, H2A, H2B, H3 and H4, ये ऐसे अरेंज्ड है कि एक ऑक्टामर बन जाता है। अभी न्यूक्लियोसोम मॉडल बताऊंगा मैं आपको।
So histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer या न्यू बॉडी को बोलते थे या न्यूक्लियोसोम कोर। डायग्राम देखते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। घबराओ देखो डीएनए पैकेजिंग न्यूक्लियोटाइड्स की बात हो रही। हिस्टोन के प्रकार बता रहा हूं H1 ऐसे मान लो मैं स्लाइस की तरह दिखा दिया हमने। ये गोले दिखा दिए मैंने 4 अलग अलग रंग दे दिया मैंने इनको, ठीक है जी। H2A H2B H3 and H4 H1 को अलग कर दिया। तो ये जो 4 गोले नजर आ रहे हैं ना हमें 1 2 3 and 4 ये 4 बॉल्स की तरह इमेजिन करो छोटी-छोटी और इनको डबल कर दो 4 का डबल करके 8 कर दो तो तभी ऑक्टामर बना वो, ठीक है। इसी के चारों तरफ डीएनए का धागा लिपटा हुआ है जैसे मोती है, छोटे-छोटे मोती होते हैं ना माला में मोती पिरोने वाले ऐसे इमेजिन कर लो। तो ये छोटे-छोटे मोती हैं, 4 मोती हैं, 4 के ऊपर 4 और रख दो और वो जो धागा जिसकी हम बात कर रहे हैं ना वो ऐसे पिरोया हुआ है इसके चारों तरफ समथिंग लाइक दिस, राइट। तभी बीड्स इन अ स्ट्रिंग की बात करते हैं। बीड्स मतलब मोती पिरो दिए जैसे माला में, ये कुछ इस तरह से लगता है देखने में। आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं चारों गोले डबल कर दिए मैंने। स्टोन ऑक्टामर आपको समझ आ गया। ये वाली चीज जो इतनी बड़ी दिख रही है रंग बिरंगी गेंद दिख रही है आपको, ये स्टोन ऑक्टामर है। यू कैन सी 2 ग्रे कलर बॉल्स, यू कैन सी यहाँ पे 2 ऑरेंज कलर बॉल्स, 2 पर्पल कलर, अब ग्रीन तो एक दिख रहा है, एक आपको आगे से दिख रहा है, इमेजिन कीजिए इसके पीछे भी है, तभी वो 8 बनेंगे। और वो नीचे येलो वाला हमें दिख रहा है अलग से H1 जो है, राइट। ये रहा जी हमारा डीएनए, डीएनए का ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन और बीच में वो नाइट्रोजनस बेसेस। ये ध्यान न्यूक्लियोसोम कोर एंड न्यू बॉडी स्टोन ऑक्टामर एक ही बात है ना। अब जो स्टोन ऑक्टामर है ना उसको थोड़ा सा ऐसे हमने दिखा दिया सिलेंडर की तरह और वो धागा लिपटा दिया उसके ऊपर, एक फ्लेयर जैसी चीज उसके ऊपर लिपट गई। ध्यान दीजिए DNA of 200 base pair makes a 1.75 left-handed turn over the histone octamer. जैसे ये मुट्ठी है histone octamer है, एक धागा हमने इसके ऊपर ऐसे लिपटा दिया, right? That is what is your DNA. So ultimately फिर जब ये वाली चीज जो बनी है आगे आप देखना इसका भी सुपर कॉइलिंग होता जाएगा, सोलेनॉइड बनेगा, फाइनली क्रोमोसोम बनेगा। इतना क्लियर है अभी तक DNA का स्ट्रक्चर। हिस्टोन प्रोटीन्स है, हिस्टोन प्रोटीन के नाम H1, H2A, H2B, H3 and H4, right? H2A, H2B, H3 and H4 ये मिलकर के हिस्टोन ऑक्टामर बना देते हैं जिसे न्यूक्लियोसोम भी कहते हैं। इसके ऊपर DNA लिपटा हुआ होता है, ठीक है जी। ये रहा न्यूक्लियोसोम, हिस्टोन ऑक्टामर और साथ में DNA। नाउ ये चीज स्टेबल कैसे रहती है, कहां-कहां किस प्रकार के बॉन्ड्स बन रहे हैं। इट इज स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंपॉर्टेंट, दिस कैन बी फ्रेम्ड एज अ क्वेश्चन इन नीट। लिख देते हैं जी आगे हम। इट इज स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन, किसके बीच में, OH ग्रुप्स इन द अमीनो एसिड्स ऑफ द हिस्टोन पेप्टाइड। हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, वहां पे जो OH ग्रुप है एंड द फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन ऑफ DNA। फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं DNA। सो OH ग्रुप इन द अमीनो एसिड्स ऑफ द हिस्टोन प्रोटीन्स एंड फॉस्फोडाइएस्टर बैकबोन ऑफ द DNA, इनके बीच में क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जिसके कारण ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज रहता है, ठीक है। अब आगे क्लियर हुआ। देखिए एक आपको न्यूक्लियोसोम इतना सा दिख रहा है, एक दूसरा दिख रहा है, दोनों को बीच में जोड़ने वाला भी तो एक डीएनए है। दिखा आपको ये वाली चीज हाईलाइट करता हूं मैं, देखिएगा ब्लैक कलर लेता हूं। चलो ये क्या नाम दिया इसका, लिंकर डीएनए। एक गोले और इस दूसरे गोले को जोड़ने वाला डीएनए का जो टुकड़ा है बीच में, दैट इज लिंकर डीएनए। यू कैन सी वन न्यूक्लियोसोम इज कनेक्टेड टू अदर न्यूक्लियोसोम बाय लिंकर डीएनए, राइट। न्यूक्लियोसोम क्या है, वो हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए मिला के न्यूक्लियोसोम कह दिया हमने। सो एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम को लिंकर डीएनए जोड़ रहा है। पढ़ते हैं जी, 2 न्यूक्लियोसोम्स are connected by a stretch of DNA that is called a linker DNA या interbead। बीड हमने इनको कह दिया भैया, ये मन के हैं, माला के है ना, ये मोती हैं, ऐसे कह लीजिए बीड्स हैं। इन दोनों बीड्स के बीच का डीएनए इंटरबीड, बीड समझ रहे हो शब्द से यूज करो। so, दोनों बीड्स के बीच वाला इंटरबीड या फिर लिंकर डीएनए। यहाँ पे H1 प्रोटीन जो है वो लगा हुआ है, हिस्टोन एक H1 लिखा ना। The H1 protein of the histone octamer is attached over the linker DNA, है ना, यहाँ दिखाया नहीं हमने अभी। न्यूक्लियोसोम एंड द लिंकर डीएनए कलेक्टिवली क्रोमेटोसोम कहलाता है। अगर हमसे पूछा जाए, मैं लिखता हूँ जी यहाँ पे कि व्हाट इज क्रोमेटोसोम, व्हाट इज क्रोमेटोसोम, तो हम कहेंगे न्यूक्लियोसोम प्लस लिंकर डीएनए। दूसरा नाम क्या है लिंकर डीएनए का, इंटरबीड, राइट। मोती माला में पिरोए हुए दो मोतियों के बीच का जो गैप है, जो धागा है, दैट इज लिंकर डीएनए, राइट। तो कैन यू सी लिंकर डीएनए क्या है, ये रहा लिंकर डीएनए, ये सब जहां जहां मैं टिक कर रहा हूं ये लिंकर डीएनए, क्लियर। क्रोमैटिन हम कैसे कह देंगे, न्यूक्लियोसोम्स आर सीन एज थ्रेड लाइक बॉडीज, राइट, इन द न्यूक्लियस। हर समय आपको सेल के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम नजर नहीं आते। जब हमने सेल डिवीजन पढ़ा था तो मैंने बताया था कि मेटाफेज स्टेज पे आपको ये चीज नजर आती है, प्रॉपर क्रोमोसोम्स बने हुए, अदरवाइज तो क्रोमैटिन मटेरियल है। अच्छा, क्रोमैटिन वर्ड का मतलब क्या है, क्रोमा वर्ड तो कलर को रेफर करते हैं, तो यानी न्यूक्लियस को हम स्टेन करके कलर जब करते हैं तो ये चीज कलर पिक कर लेती है और फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख पाते हैं। सो क्रोमैटिन मींस समथिंग व्हिच कैन गेट कलर्ड, जो स्टेन पिक अप कर ले, राइट। न्यूक्लियोसोम्स कैसे दिखते हैं, थ्रेड लाइक बॉडीज सीन इन द न्यूक्लियस। दीस स्ट्रक्चर्स आर नोन एज क्रोमैटिन बिकॉज़ they are seen as colored bodies, chroma referring to color, these are seen as colored bodies when stained, जब आप उन्हें स्टेन करेंगे और diameter 10 mm, right, ये वैल्यू याद रख लीजिएगा, diameter, right। क्रोमैटिन समझ आ गया, लंबा धागा बन गया, right, DNA प्लस हिस्टोन ऑक्टामर। अब दिखता कैसे, इधर देखो, ऐसा दिखेगा। जब आप एक सेल को देखेंगे भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसका व्यू देखेंगे तो आपको क्रोमैटिन मटेरियल कुछ ऐसा नजर आएगा, अंदर देखा है, छोटे-छोटे दाने 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 नजर आएंगे, धागे में पिरोए हुए सारे दाने हैं। दिस इज हाउ इट एक्चुअली अपीयर्स, ओके। तो ये क्रोमोसोम जैसा कुछ नहीं लग रहा है क्योंकि अभी ये क्रोमोसोम तो नहीं बना है। अभी क्रोमोसोम कैसे बनेगा, इधर देखिए। क्रोमैटिन फर्दर कॉइल्स, ये पॉइंट ध्यान दीजिए। वो जो क्रोमैटिन हमने कहा था कि भाई ये धागा है, बीच में ये एक बीड है, धागा है, बीड है, धागा है, बीड है, ऐसे ऐसे। इसी चीज को यहाँ पे और खूबसूरत तरीके से दिखाया है हमने। यहाँ पे दिखा दिया कि ये रहे हमारे हिस्टोन ऑक्टामर। चलो मैं दूसरा कलर लेता हूँ और इसके चारों तरफ जो है ऐसे करके डीएनए लपेटा हुआ है, समथिंग लाइक दिस। बीच में लिंकर डीएनए है ना। दिस इज द वे आई एम शोइंग इट आपके लिए। बड़ा खूबसूरत सा डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है, ओके। ये धागा जो है फर्दर क्या करता है, कॉइल हो जाता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे फर्दर कॉइलिंग हो गई है ना। इन कॉइल्स की फर्दर और ज्यादा कॉइलिंग हो जाएगी। हमें ज्यादा कॉम्पैक्ट करते जाने ताकि छोटी से छोटी जगह में ये इतना लंबा धागा फिट हो जाए। क्रोमैटिन फर्दर कॉइल्स, इंपॉर्टेंट, क्रोमैटिन फर्दर coils and condenses, coil भी हुआ और condense भी हुआ, to form compact 30 nm structure called solenoid। important question solenoid पे पूछा जा सकता है, what is solenoid। चलिए लिख देते हैं कि ये चीज क्वेश्चन की फॉर्म में हमसे पूछ सकते हैं, आप भी नोट्स में लिखेंगे। solenoid क्या,
वही क्रोमेटिन का धागा जिसकी पहले कॉइलिंग हुई, उसके बाद फिर फर्दर और कॉइलिंग हुई है और वो कंडेंस भी हो गया है, एंड वी कॉल इट सोलेनॉइड। 30 nm मॉडल ऐसे बोल देते हैं, सोलेनॉइड मॉडल बोल देते हैं ना। उसके बाद और आगे क्या, और ज्यादा कंडेंसेशन होगा। दिस condenses even further to form chromatin loops of 300 nm in diameter and they are called supercoil। जो सोलेनॉइड था वो फर्दर कंडेंस हुआ, लूप्स बनी और हमने उसे कह दिया सुपरकॉइल। सो क्रोमेटिन, सोलेनॉइड, सुपरकॉइल, याद रखना जी। ओके, इधर देखिए, ये ऐसे करके दिख रहा है आपको ये लूप, इस तरह से ये चीज हो गई, राइट। ये जो है इसके अंदर क्या है, इसी चीज को अगर मैं ऐसे लाज करूं तो अल्टीमेटली ये वही चीज है जो हम थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, जो कॉइल हो के सुपर कॉइल हो गई है, ये ब्लू कलर जो है वही चीज है जो हमने अभी डिस्कस करा है। दिस इज द फर्दर कॉइल। इसी तरह से ये चीज कॉइल अप होती जा रही है एंड अल्टीमेटली इसमें क्या बनाना है जी, क्रोमोसोम बनाना है। ओके, दिस सुपर कॉइल्स टू फॉर्म द क्रोमैटिड दैट इज 700 nm। क्रोमोसोम का हिस्सा होती है जी क्रोमैटिड, याद है, ये आपके सामने क्रोमैटिड नजर आ रही है 700 nm, राइट। तो इस क्रोमैटिड को अगर ये देखा आपको अनवाइंड करा, इसके अंदर छुपा हुआ धागा हमने खोला तो ये चीज एक्चुअल में ऐसे 300 nm, उसके बाद 700 nm। इज इट क्लियर टू यू? सिंपल चीज है, कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। नो, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आई, ये जो प्रक्रिया हो रही है कॉइलिंग की, सुपर कॉइलिंग की, यहाँ पे नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स चाहिए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। पहले तो हिस्टोन प्रोटीन्स का जिक्र किया था, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी इन्वॉल्व है। This process requires an additional set of proteins. Important. If we are asked a question, which is the additional set of proteins required during supercoiling? तो आप कहेंगे कि ये है non-histone chromosomal proteins (NHC). Non-histone chromosomal proteins. पहले हिस्टोन प्रोटीन्स थे डीएनए के साथ जो जुड़े, H1, H2A, H2B, H3, H4। अब इस अवस्था तक पहुंचते नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए। ये है जी क्रोमैटिड और ये है जी क्रोमोसोम, एक डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम हमारे सामने, ये रहा जी 700 nm, दिस इज 1400 nm। तो अल्टीमेटली एक क्रोमोसोम जो है, जो हमें सेल डिवीजन के टाइम पे मेटाफेज स्टेज में नजर आते हैं, ये क्रोमोसोम अगर कोई हमसे पूछे ये किससे बना है, तो आप कहेंगे भाई किससे बना है? क्रोमोसोम में डीएनए होता है, बिल्कुल सही बात है। आप कहेंगे भाई इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन्स लिखते हैं हम, बिल्कुल सही। इसके अलावा इसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, जो भी थे, राइट। क्लियर है? आज आपको आई थिंक अच्छे से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। डू ऑल द डीएनए लुक लाइक दिस? क्या सभी डीएनए इसी तरह से दिखते हैं जैसा हमने भी जिक्र करा? चलिए देखते हैं जी। नो, सो दो टर्म्स हम और समझने जा रहे हैं, हेटेरोक्रोमेटिन क्या है और यूक्रोमेटिन क्या है। आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, है ना? मान लीजिए मैं लैब में आपको एक्सपेरिमेंट करवाता हूं, हम कहते हैं चलो सेल के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल लेते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको पर्टिकुलर स्टेन्स दे दी, सारा मटेरियल दे दिया और फिर आपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और आप कहेंगे कि सर कुछ कुछ हिस्सा हमें लाइटली स्टेन्ड नजर आ रहा है और कुछ कुछ हिस्सा हमें डार्कली स्टेन्ड नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? आप पूछ सकते हैं कि सर आपने कहा था क्रोमेटिन जो कलर को ले लेता है, कलर हो जाता है, क्रोमेटिन मटेरियल है, तो कोई ज्यादा डार्क दिख रहा है, कोई कम डार्क दिख रहा है। आप ध्यान रखना है, एक होता है क्रोमेटिन का पार्ट यूक्रोमेटिन और एक होता है हेटेरोक्रोमेटिन। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, नई टर्म्स आपके सामने आ, यूक्रोमेटिन स्पेलिंग गलत मत कीजिएगा, EU यूक्रोमेटिन एंड सेकंड इज हेटेरोक्रोमेटिन, लाइटली स्टेनिंग एंड डार्कली स्टेनिंग। हेटेरोक्रोमेटिन इज द डार्कली स्टेनिंग पार्ट, राइट। डिफरेंसेस देखते हैं हम क्या है जिसमें, इधर देखिए जरा बेटा, इस एक सिंगल स्लाइड के जरिए सारा कांसेप्ट क्लियर किया गया है। यहां हमने लिया है यूक्रोमेटिन और इधर है जी हमारे पास हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन लूजली पैक्ड रीजन, लूज पैकिंग है इसकी। आप देख सकते हैं ये हमारी क्या चीज है, दिस इज द न्यूक्लियोसोम या हिस्टोन ऑफ द मतलब डीएनए, न्यूक्लियोसोम। कैन यू टेल मी ये जो डीएनए बीच बीच में इनको जोड़ रहा है, व्हाट इज दैट कॉल्ड? दैट इज कॉल्ड लिंकर डीएनए, इंटरबीड। ओके, अब यूक्रोमेटिन लूज पैकिंग है, कई जगहों पे जाकर भी पैकिंग बीच बीच में और ज्यादा गुत्थम गुत्था हो रखी है एक तरह से। दिस इज हेटेरोक्रोमेटिन। देख रहे हैं आप न्यूक्लियोसोम कितना पास पास आ गए हैं, राइट। दिस इज हेटेरोक्रोमेटिन एंड इट इज डेंसली पैक्ड रीजन। एक लंबा धागा है, कुछ जगहों में धागा ढीला है, कुछ जगहों में वो धागा इतना टाइटली पैक्ड है, एक सिंगल धागे में दोनों चीजें दिख जाएंगी आपको। ओके, जो यूक्रोमेटिन है ये लाइटली स्टेन करता है, जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये डार्कली स्टेन करता है। ये डिफरेंस होगा। यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और हेटेरोक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है। अब आपके सामने एक नई टर्म आ रही है यहाँ पे, क्या? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन सुना तो होगा आपने पहले भी, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन होता है। अभी देखेंगे व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, कि भाई डीएनए से आरएनए बनेगा, है ना, फिर ट्रांसलेशन होगा, आरएनए से प्रोटीन्स बनेंगे। तो क्रोमेटिन का सारा हिस्सा ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव नहीं होता, कुछ कुछ हिस्सा इनएक्टिव भी होता है। तो जो इनएक्टिव होता है, अगर हमसे क्वेश्चन में पूछे वो कौन सा हिस्सा है, वो हेटेरोक्रोमेटिन है, जो डेंसली पैक्ड है, जो डार्कली स्टेन करता है, वो ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव होता है। इज इट क्लियर? चलो नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डज दिस डीएनए डिवाइड इनसाइड द सेल। हमने डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करी, अच्छे से समझ गए हम सारी बातें। सेल में जब डिवीजन होना है, हम जानते हैं कि भाई दिस इज वन सेल, दिस सेल हैज अ न्यूक्लियस, द सेल डिवाइड्स टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स, सपोज द टू डॉटर सेल्स विल हैव टू न्यूक्लियाई, दोनों में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। तो जो डीएनए यहां पे था ऐसे, है ना, ये बट के दोनों में आ गया बराबर। तो ये कैसे हुआ? ये जो डीएनए के स्ट्रैंड्स हैं कैसे ये बट गए? तो हाउ डज द डीएनए डिवाइड? दिस इज व्हाट रियली दिस वाज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ साइंटिस्ट कि कैसे हुआ होगा, डीएनए ने रेप्लिकेट कैसे करा होगा अपने आप को, और उस रेप्लिकेशन में जब गलती हो जाए, एरर हो जाए, उसी चीज को तो म्यूटेशन कहते हैं। So what we are going to study is the replication. What is the meaning of replication? A process of copying and duplicating of the genetic material DNA. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक डीएनए नहीं तो जाना है, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर वही तो है, वही तो आगे लेके जाएगा। रेप्लिकेशन कैसे होता है आज हम जानते हैं, सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है रेप्लिकेशन का। सेमी कंजर्वेटिव से क्या मतलब है? सपोज कीजिए ये रहे डीएनए के दो स्ट्रैंड्स, जब एप्लीकेशन होना है तो स्ट्रैंड को अनवाइंड भी करना होगा, है ना। यहाँ से जब हम कहें कि भाई डॉटर डीएनए बन रहा है, सपोज पेरेंट डीएनए है ना, तो मैंने इससे सपोज ऐसे दो स्ट्रैंड्स बनाए हैं, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, ऐसे ये नहीं बीच में से काट लिया दो टुकड़े हो गए, नहीं ऐसे नहीं है। तो एक स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड रहेगा और एक जो है वो नया सिंथेसाइज्ड डॉटर जो सेल बने, राइट जी, क्लियर है? अभी और समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। पहले एप्लीकेशन की परिभाषा लिख लो आप, अ प्रोसेस ऑफ कॉपिंग एंड डुप्लीकेटिंग ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। इसको लेकर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट किया मीजल्सन एंड स्टॉल में, वेरी इंपॉर्टेंट। डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है, समझेंगे इसको डिटेल में। वैज्ञानिक का नाम याद रखिए, वाटसन क्रिक पढ़े थे, रोजलिंड फ्रैंकलिन बताया,
फ्रेडरिक ग्रिफिथ बताया था, एवरी मैक्लियोड मैककार्थी, राइट? और अब आपके सामने आ गए मीजल्सन एंड स्टॉक, हर्शी एंड चेज भी पढ़े थे हमने, ओके? सुनो, मैथ्यू मीजल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉक, इन्होंने एक खास तरह का एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप लेके अमोनियम क्लोराइड में। और क्या था ये एक्सपेरिमेंट जानते हैं जी? देखिए, बैक्टीरिया वही हमारा जाना पहचाना ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई। तो पहला स्टेप था एक्सपेरिमेंट का कि भाई ई कोलाई बैक्टीरिया लिए, उनको हमने ग्रो करा एक ऐसे मीडियम में जहां पे अमोनियम क्लोराइड है। अब यहां पे नाइट्रोजन पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? N15 लिखा है, ऐसे N लिखा है, ऊपर ये 15 लिखा है। इज इट अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप? नो नो नो, हैवी आइसोटोप। रेडियोएक्टिविटी से कंफ्यूज मत कर जाना। अमोनियम क्लोराइड का ये नाइट्रोजन जो N15 है बेटा, ये हैवी आइसोटोप है। तो ऐसे कल्चर मीडियम में इन्होंने उसे ग्रो करा। क्या मकसद था उनका ऐसा करने का? ये हैवी वाला आइसोटोप क्यों लिया, अभी हम समझेंगे। सो दिस इज द अमोनियम क्लोराइड NH4Cl कल्चर मीडियम, जिसमें ई कोलाई बैक्टीरिया को पनपने दिया, ग्रो करा। N15 is a heavier isotope of nitrogen. Please remember, heavier isotope. It is not a radioactive isotope. ये radioactive isotope नहीं है, ये heavy isotope है। Isotopes याद कर लीजिए, केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे। Isotopes are the atoms of a chemical element having same atomic number but different mass number. Isotopes में atomic number same रहता है, mass number अलग हो जाता है। ऐसे कि हमारे पास नाइट्रोजन 15 है, जो कि heavy isotope है। So बैक्टीरिया जब हम इस heavy isotope वाले मीडियम में ग्रो करेंगे, तो अगली जनरेशन में जो बैक्टीरिया आएंगे, उनका डीएनए में जो नाइट्रोजन होगा, वो heavier नाइट्रोजन होगा। डीएनए में नाइट्रोजन तो है कि नाइट्रोजन बेसिस है, तो heavy नाइट्रोजन इंकॉर्पोरेट हो जाएगा उसमें। क्लियर है ना? अब देखिए, नॉर्मली जो डीएनए हम देखते हैं, डीएनए विद द नॉर्मल N14, राइट? N14 इज द नॉर्मल आइसोटोप, है ना? और दूसरा यहां देखिए डीएनए विद N15, यानी इसका डिफरेंस है ना? फिर से दिखाता हूं, इधर देखिएगा, जस्ट अ मिनट। ये देखो मेरे बच्चे, ये है डीएनए जिसमें हमने N14 दिखाया, 3 प्राइम N, 5 प्राइम N सब नजर आ रहा है आपको, नाइट्रोजनस बेसिस नजर आ रहे हैं, शुगर फॉस्फेट का बैकबोन नजर आ रहा है। अब देखिए, अगर N15 होगा तो हमने ये रेड कर दिया सारा, ये वाला। किनको रेड करा मैंने? किस चीज को? शुगर को रेड करा, फॉस्फेट को रेड करा नहीं ना, नाइट्रोजनस बेसिस को करा है, प्यूरिन पिरिमिडिन को भी नाइट्रोजन है। सो दिस इज द डीएनए व्हिच हैज N15। सेकंड स्टेप है, पहला स्टेप था अमोनियम क्लोराइड वाला कल्चर मीडियम लेकर के ई कोलाई ग्रो कर दो, लेकिन वो हैवी आइसोटोप हो। आप बैक्टीरिया उसमें प्रेजेंट, बैक्टीरिया डिवाइड करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर का जेनेटिक मटेरियल अपने आप को एप्लीकेट करेगा, नई बैक्टीरियल कॉलोनीज बनेंगी, डॉटर बैक्टीरिया बन जाएंगे कितने सारे। सेकंड स्टेप वाज ट्रांसफर ऑफ ई कोलाई। सेकंड स्टेप इज ट्रांसफर ऑफ ई कोलाई विद हैवियर आइसोटोप जो है नाइट्रोजन का इनटू नॉर्मल अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिसमें कि N14 है। हैवियर वाले में से निकाल करके बैक्टीरिया को अब नॉर्मल वाले कल्चर मीडियम में डाल। ठीक है, कैन यू सी दिस? पहले हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? ये है जी, रेड कलर से हमने N15 दिखा दिया, येलो कलर से यहाँ पे हमने N14 दिखाया। रेडियोएक्टिव नहीं है, ये हैवी आइसोटोप है, ध्यान रखना। हैवी आइसोटोप में जो हमने ई कोलाई ग्रो करा था, कल्चर करा था, कुछ क्षणों बाद उसे हमने ट्रांसफर कर दिया अब नॉर्मल वाले। चलिए जी, आगे देखते क्या होगा ना। फिर हमने क्या करा, उस कल्चर मीडियम में से सैंपल्स लिए थोड़े थोड़े समय बाद, राइट? 1 मिनट के लिए लिया, 0 मिनट्स, 20 मिनट बाद लिया, 40 मिनट बाद लिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? अब हम सैंपल लेके क्या जानेंगे? सैंपल लेके हम ये जानेंगे कि ये जो हमारे पास बैक्टीरियल कॉलोनीज आ गई हैं, इनके अंदर जो डीएनए है वो हैवी है, लाइट है, या मॉडरेट, दोनों के बीच का। वो हम कैसे जानेंगे? डीएनए को कोई तराजू में थोड़ी ना तोल देंगे, है ना? कोई ऐसा वेइंग स्केल थोड़ी ना जिसमें भार नाप लेंगे डीएनए का। उसके लिए हमें सेंट्रीफ्यूगेशन करना होगा, सीजियम क्लोराइड, राइट? डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसीजर है, जिसमें अपनी डेंसिटी के अनुसार अलग अलग लेवल्स पे डीएनए सेटल कर जाता है। देखते हैं क्या किया हमने। स्टेप 3, सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द डीएनए सैंपल्स। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, CSCL, सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन ऑफ द डीएनए सैंपल्स। पहला स्टेप था हैवी नाइट्रोजन में ई कोलाई को ग्रो करना, सेकंड था थोड़ी देर बाद उसे नॉर्मल वाले नाइट्रोजन में ट्रांसफर कर देना, तीसरा है सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसीजर करना है। व्हाट इज द सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन? ये एक ऐसी टेक्निक है व्हिच इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल्स है, उन्हें अलग करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू किस आधार पे? अकॉर्डिंग टू देयर साइज, शेप, डेंसिटी, विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम। तो सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन में वो सेपरेट हो जाते हैं। अब देखिए बेटा जी, हमने ई कोलाई जो N14 मीडियम में है, डीएनए लेकर के सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसीजर करा। हमें क्या नतीजे मिले, हमें क्या रिजल्ट्स मिले? हमने सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में देखा कि हमें कुछ ऐसे बैंड नजर आ रहे, डीएनए कैसे कैसे सेटल हुआ। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस सीजियम क्लोराइड सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, हमें बैंड्स मिले हैं अलग अलग तरह के। ये बैंड क्या इंडिकेट कर रहे हैं, जरा गौर से समझना है, सिंपल चीज है। जब हमने बिल्कुल 0 मिनट्स पे जैसे हमने ट्रांसफर करा, हमने सैंपल ले लिया, तो उसका मतलब उस समय जितने भी ई कोलाई बैक्टीरिया हैं वो हैवी वाले आइसोटोप में ग्रो, कल्चर मीडियम में ग्रो होकर के आए हैं, तो हमें सेंट्रीफ्यूगेशन में ये हैवी बैंड मिल गया, राइट? हैवी बैंड। थोड़ा समय और बीत गया, 20 मिनट बीत गए, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे ये एक बैक्टीरिया है, इसने डिवाइड करा, 2 डॉटर बैक्टीरिया बनाए होंगे, इसके अंदर का जो डीएनए है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड अनवाइंड हुए होंगे, और फिर जब नए पेरेंट डीएनए पे डॉटर डीएनए या ऑफस्प्रिंग डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, तब तक तो वो नॉर्मल लाइट नाइट्रोजन मीडियम में आ चुका है। तो नया नाइट्रोजन उसने पिक करा, तो एक पेरेंटल स्ट्रैंड ओरिजिनल है और दूसरा नया सिंथेसाइज हुआ है। जो ओरिजिनल है उसमें N15 है, और जो नया सिंथेसाइज हुआ है उसने नए कल्चर मीडियम से N14 को पिक करा है। तो इसलिए हमें हाइब्रिड बैंड मिला एक 20 मिनट के बाद, जिसका की इंटरमीडिएट है डेंसिटी, राइट? ये बिल्कुल नीचे है, हैवी है, ये इंटरमीडिएट है। और अगर 40 मिनट बाद हमने देखा, तो तब तक भाई और ऑब्वियस सी बात है कि ये कॉलोनीज और ज्यादा आगे डिवाइड होकर के और डॉटर डीएनए जो है मॉलिक्यूल्स बन चुके हैं, तो नया नाइट्रोजन पिक कर रहे हैं वो, जो कि N14 है। सो और लाइट हो जाएगा वजन, लाइट बैंड हो जाएगा वो, है ना, डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से। इसे क्लियर हो? तो अल्टीमेटली प्रूव हम ये करना चाह रहे हैं कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता है तो एक स्ट्रैंड ओरिजिनल रहता है और उस पेरेंटल स्ट्रैंड पे जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है वो नया बनता है। बिल्कुल ओके, ठीक है जी, राइट? अब आप इस चीज को ऐसे भी देखो, ये जो हैवी बैंड है ये क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स बोथ द डीएनए स्ट्रैंड्स विद अ हैवियर N15। इसमें हैवी है, नाइट्रोजन N15 है। 20 मिनट बाद जब हमने देखा कि डीएनए रेप्लिकेट हुआ है, जो उसके हैवी स्ट्रैंड होंगे अनकॉइल हुए और उन पे नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो गया है, तो वो जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हुआ, देखो हमने पीला रंग लिया उसके लिए, N14 N15। सो जो हाइब्रिड डीएनए बैंड है, इट हैज वन स्ट्रैंड ऑफ द लाइटर N14 एंड अनदर स्ट्रैंड ऑफ हैवियर N15, जो पेरेंटल स्ट्रैंड है। और ज्यादा समय बीत जाएगा तो सिचुएशन क्या हो जाएगी? हमें लाइट बैंड भी मिल जाएगा, बिकॉज इट कंटेन्स बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ लाइटर N14, ये इस तरह से। और साथ के साथ हाइब्रिड भी मिलेगा ना, क्योंकि जो उसका लाल वाला था वो भी तो एक येलो स्ट्रैंड सिंथेसाइज कर लेगा।
It contains one strand of lighter N14 and another strand of heavier N15. राइट, तो इससे ये पता चल गया कि डीएनए जब रेप्लिकेट करता जाता है अगली जनरेशन में, तो ये मैकेनिज्म एक तरह से सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म है। मीजल्सन एंड स्टॉल का ये एक्सपेरिमेंट आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर से देख लीजिए, ये कंप्लीटली हैवी है, यहाँ पे एक हैवी स्ट्रैंड, एक लाइट स्ट्रैंड, और जब ये वाला लाइट आगे जाके रेप्लिकेट कर रहा है तो ऑफ कोर्स इसमें दोनों लाइट बन गए, और ये वाले में एक हैवी और एक लाइट हो जाएगा। मैं भी यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ जी, ये इस तरह से हो जाएगा। द सेम थिंग वी हैव शोन जनरेशन 2। इज इट क्लियर? बेसिक सा कांसेप्ट है मीजल्सन एंड स्टॉल एक्सपेरिमेंट, बट यू हैव टू रिमेंबर नाउ यही है बेटा सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म, यानी ऑफस्प्रिंग डीएनए में हाफ पेरेंटल है और हाफ न्यू है। ये रहा जी पेरेंटल डीएनए, ये हमने दिखाया कि किससे बने डॉटर स्ट्रैंड्स आगे, राइट। तो जो ऑफस्प्रिंग डीएनए होगा आधा पेरेंटल है और आधा उसमें नया बना है, एक स्ट्रैंड नया बना है। इज इट क्लियर? आई होप यू एंजॉयड द सेशन। दो बातें आज हमने जानी, प्रोकैरियोट्स में डीएनए का पैकेजिंग कैसे है, यूकैरियोट्स में डीएनए का पैकेजिंग कैसे है, राइट। न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन्स क्या है, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, सोलेनॉइड क्या है, एंड अल्टीमेटली मीजल्सन एंड स्टॉल का ये एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने ई कोलाई बैक्टीरिया और हेवी नाइट्रोजन को लेकर के किया। आज के लिए इतना ही, रिवाइज